हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस वी कन्नौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। तो आज हम पक्सीनिया की जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। पक्सीनिया गेहूं में रस्ट रोग उत्पन्न करने वाला एक महत्वपूर्ण फंगस है और आज हम इस पक्सीनिया के संबंध में आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्लांट जगत में जो पक्सीनिया फंगस है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो पहला देखते हैं अपन सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका किंगडम है, किंगडम कौन सा किंगडम हो जाएगा? प्लांटी। सब किंगडम, सब किंगडम क्या होगा? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। क्लियर? फिर हो जाएगा इसका डिवीजन। डिवीजन क्या होगा इसका? फंगस है तो माइकोटा। सब डिवीजन, सब डिवीजन क्या होगा इसका? यू माइकोटा, यू माइकोटा। क्लियर? क्लास, क्लास क्या होगा इसका? बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस। सब क्लास, सब क्लास हो जाएगा इसका हीटेरोबेसिडियोमाइसिटिस, हीटेरोबेसिडियोमाइसिटिस। क्लियर? फिर इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा? यूरिडिनेलिस, यूरिडिनेलिस, यूरिडिनेलिस। फिर इसका फैमिली, फैमिली क्या हो जाएगा? पक्सीनिएसी, पक्सीनिएसी, पक्सीनिएसी। फिर जीनस, जीनस होगा इसका पक्सीनिया। तो इस तरह से इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हमने देखा प्लांट किंगडम में कि किंगडम इसकी प्लांटी, सब किंगडम थैलोफाइटा, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइसिटिस, सब क्लास हीटेरोबेसिडियोमाइसिटिस, ऑर्डर्स यूरिडिनेलिस एंड फैमिली पक्सीनिएसी और जीनस पक्सीनिया। तो ये पक्सीनिया जो है वेरी इंपॉर्टेंट फंगस है। इस पक्सीनिया की खोज सर्वप्रथम परशुन नामक वैज्ञानिक ने किया था, परशुन नामक वैज्ञानिक ने किया और अपने गुरु एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट पक्सीनी के नाम पर इस फंगस का नाम पक्सीनिया नाम इसका दिया गया। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टर्स कि क्या इसके बेसिक कैरेक्टर होते हैं। तो मुख्य रूप से जो फंगस होते हैं, पक्सीनिया जो होता है, यह होता है ऑब्लिगेट इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। ऑब्लिगेट इंडोपैरासाइट मतलब ऐसा पक्सीनिया, ऐसा फंगस होता है जो केवल लिविंग होस्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ग्रोथ करके, मल्टीप्लिकेशन करके रोग के लक्षण को उत्पन्न कर सकते हैं और यह लिविंग होस्ट के बाहर नॉन लिविंग मटेरियल या सेप्रोफिटिक कंडीशन में यह जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसे फंगस या ऐसे जो पैथोजन है वह ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाता है। इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता, इसलिए अपन इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स या ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है इसमें हीटेरोसियस, हीटेरोसियस। हीटेरोसियस से तात्पर्य है कि यह फंगस अपना जीवन चक्र जो है वह दो होस्ट में कंप्लीट करता है। एक होस्ट जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट और दूसरा होस्ट जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेट होस्ट।
तो पूरा अपने जीवन चक्र को यह 2 प्लांट्स में चल करके कंप्लीट करता है। तो ऐसे प्लांट को अपन हेटेरोसियस प्लांट के नाम से जानते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे फंगस जिसके जीवन चक्र में एक से अधिक स्पोर स्टेज पाया जाता है। और तो ऐसे हम जीवन चक्र को या ऐसे फंगस को हम मैक्रोसाइक्लिक फंगस के नाम से जानते हैं। तो यह इस प्लांट की मेन बेसिक कैरेक्टर है कि यह ऑब्लिगेट इंडोपैरासाइट होते हैं, हेटेरोसियस होते हैं और मैक्रोसाइक्लिक होते हैं। तो यह इसका एक मेन कैरेक्टर है। इसको हम लाइफ साइकिल को देखने से पहले थोड़ा सा इसका डिटेल आउटलाइन चर्चा कर लेते हैं। कि हमने बात किया हेटेरोसियस की, तो इसमें क्या होता है, 2 होस्ट का जरूरत पड़ती है। तो पहला होस्ट को अपन बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। क्या कहलाता है? प्राइमरी होस्ट। और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेट होस्ट। ये 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट कौन होता है इसका? गेहूं, वीट। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? बारबेरिस वल्गेरिस। बारबेरिस वल्गेरिस इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। वीट में जो होता है वह जो केंद्रक का जो फेस होता है वो कैसा होता है? डिप्लोफेज स्टेज में पाया जाता है। डिप्लोफेज स्टेज पाया जाता है। और इसमें बनने वाला जो माइसेलियम होती है और जो केंद्रक होते हैं वो कैसे होते हैं? डाइकैरियोटिक माइसेलियम यहाँ पर बनते हैं। डाइकैरियोटिक माइसेलियम का यहाँ पर निर्माण होता है। और जो अल्टरनेट होस्ट होता है ये कैसे होते हैं? हैप्लोफेज होते हैं। और यहाँ पर जो माइसेलियम बनते हैं वो कैसे बनेंगे? मोनोकैरियोटिक माइसेलियम और ऊपर में डाइकैरियोटिक माइसेलियम का निर्माण होता है। तो इस तरह से कैसे हुआ ये हेटेरोसियस 2 होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। और मैक्रोसाइक्लिक से तात्पर्य है कि इसमें एक से अधिक स्पोर स्टेज पाए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर इसमें 5 स्पोर स्टेज पाए जाते हैं। इसमें से 3 स्पोर स्टेज जैसे हमने देखा है यूरेडोस्पोर, दूसरा है टेल्यूटोस्पोर और तीसरा है बेसिडियोस्पोर। ये तीनों स्पोर स्टेज हमें कहाँ मिलता है? गेहूं के प्लांट में देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से यूरेडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर गेहूं की लिविंग पीरियड में मिलते हैं। और बेसिडियोस्पोर गेहूं की पत्तियां या प्लांट्स जब मर जाते हैं तो उनके पेरिस्ट्रा जो रहते हैं उसमें बेसिडियोस्पोर्स या मिट्टी में जर्मिनेट करके आगे ग्रोथ करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं। इस अल्टरनेट होस्ट में 2 स्टेज पाया जाता है। पहला मिलता है पिप्निडियोस्पोर और दूसरा होता है एसियोस्पोर। क्लियर? तो ये जो पिप्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर्स का निर्माण होता है कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं बारबेरिस प्लांट में। और यूरेडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वह बनते हैं वीट के प्लांट में। तो इस तरह से अपना जीवन चक्र मैक्रोसाइक्लिक और हेटेरोसियस जीवन चक्र को यह पूर्ण करता है पक्सीनिया। अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल को एक आउटलाइन डिटेल में। तो यहाँ पर होता क्या है? सर्वप्रथम इन्फेक्शन किसमें होता है? वीट की प्लांट में। क्लियर? वीट का प्लांट कैसे होता है? वीट एक मोनोकॉट प्लांट होते हैं जिसकी लीफ कैसे होते हैं? इनके लीफ होते हैं आइसोबायलैटरल लीफ होते हैं। जहां पर सर्वप्रथम क्या होता है कि जो एसियोस्पोर्स होते हैं, एसियोस्पोर्स कैसे होते हैं? यह एक तरह से डाइकैरियोटिक स्पोर्स होते हैं। यह स्पोर्स हवा में उड़ करके गेहूं के खेतों में पहुंचते हैं और गेहूं के जो प्लांट्स के जो लोअर सरफेस है वहां पर
या तो स्टोमेटा के माध्यम से या क्यूटिकल को या एपिडर्मिस को रैप्चर करके या स्पोर्स क्या करते हैं, गेहूं के प्लांट के पैलिसेड्स या स्पंजी पेरेन्काइमा के क्षेत्र के जो भी इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके यह लगातार न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वहां से, और न्यूट्रिशन प्राप्त करके डिवाइड होकर के यह बना लेते हैं छोटे छोटे राउंड शेप का स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको बोलते हैं अपन यूरेडोस्पोर्स। तो इस तरह से पहला स्पोर बनता है यूरेडोस्पोर्स। अब ये यूरेडोस्पोर क्या होता है, लगातार डिवाइड होता है और एक प्लांट के एपिडर्मिस के ऊपर एक गुच्छा का निर्माण कर लेता है समूह का, यह कहलाता है यूरेडोसोराई। अब इस तरह से यूरेडोस्पोर्स की जब संख्या में वृद्धि होती है तब प्लांट की पत्तियां का जो ऊपरी पार्ट है वह रैप्चर्ड हो जाता है और रैप्चर्ड होकर के वह एक स्ट्रीक या पास्चूल या स्लीट का निर्माण कर लेता है जो लाल रंग का दिखाई देता है। इस तरह से लाल रंग का दिखाई देता है। इस कारण हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं, रेड रस्ट स्टेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्या जानते हैं इसको, रेड रस्ट स्टेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगर हम एक यूरेडोस्पोर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है, इस तरह से। तो यह स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूरेडोस्पोर्स स्टाल्क यूनिसेल्युलर्स एंड बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें इसका जो वॉल होता है स्पोर का, वह वॉल 2 लेयर का बना हुआ होता है। बाहर की ओर को बोलते हैं एक्सोस्पोर्स, अंदर क्या कहलाता है, एंडोस्पोर्स। तो 2 प्रकार के यहाँ पर वाल मिलते हैं। बाहरी वाल कैसे होता है, स्पाइनी होता है, कांटेनुमा स्पाइनी होता है, और अंदर वाल क्या होता है, स्मूथ होता है। क्लियर, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इस जो यूरेडोस्पोर होता है इसमें 4 जर्म पोर पाए जाते हैं। कितने, 4 जर्म पोर पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से यह क्या करता है, जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे ही यूरेडोस्पोर की संख्या बढ़ती है, परिपक्व होता है, तो वो क्या करता है, वॉल रैप्चर करके बाहर निकलते हैं हवा में और जर्मिनेशन करते हैं। जर्मिनेशन करके क्या बनते हैं, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब यह जो स्पोर कंडीशन होता है, यह बारबेरी के प्लांट तक पहुंचने की इसमें क्षमता नहीं होती है। यह पुनः क्या करता है, गेहूं के प्लांट को फिर इन्फेक्टेड करता है। वापस क्या करेगा, गेहूं के प्लांट को फिर इन्फेक्टेड करेगा। और ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट स्टेज के नाम से हम इसको जानते हैं। जो क्या होता है, पुनः फिर गेहूं के प्लांट को इन्फेक्टेड करेगा और स्वस्थ प्लांट को भी इन्फेक्ट करके रोग की जो कंडीशन है उसको पेंडेमिक बनाने में या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाने में अपना भूमिका निभाता है, और फिर पुनः क्या बना लेता है, ये यूरेडोस्पोर का निर्माण कर लेता है। ये घटना कब घटती है, समय अनुसार अगर देखा जाए तो मार्च की कंडीशन पे तो गर्मियां ज्यादा भी नहीं होती है, कम भी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही फिर गर्मी का मौसम बढ़ता है तो देखने को क्या मिलता है, जो यूरेडोस्पोर्स है उसके जगह में टेलिटोस्पोर्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो टेलिटोस्पोर्स के साथ साथ में कुछ स्टार्टिंग अवस्था में यूरेडोस्पोर्स भी बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दोनों एक साथ बनते हैं तो ये कहलाता है मिक्स्ड सोरस का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम बात कर रहे हैं टेलिटोस्पोर कंडीशन की। कुछ समय पश्चात यूरेडोस्पोर्स का बनना समाप्त हो जाता है और पूरे एपिडर्मिस एरिया में क्या बन जाता है, केवल टेलिटोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और यह टेलिटोस्पोर लगातार वृद्धि करके क्या करता है, ब्लैक स्ट्रक्चर या ब्लैक पोस्टल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, जो गेहूं की पत्तियों के ऊपर से दिखाई देता है। इस कारण हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ब्लैक रस्ट स्टेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक रस्ट स्टेज के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि एक सिंगल टेलिटोस्पोर की अगर बात करते हैं तो यह भी क्या होते हैं, स्टॉल्ड बाइसेलुलर्स एंड बाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पाया जाता है। और इसका जो वॉल होता है यह भी 2 लेयर वॉल से मिलकर बना हुआ होता है। आउटर वॉल थिक लेयर होता है जो ब्लैक कलर की दिखाई देती है, और इनर वॉल क्या होता है, स्मूथ होता है जो सॉफ्ट इन नेचर का होता है। और यह स्ट्रक्चर पाए जाना, इसका एक मेन कैरेक्टर होता है कि थिक वॉल पाए जाने के कारण यह लंबे समय तक डोरमेंट पीरियड में पड़े हुए रहते हैं। जब तक के इनको अनुकूल परिस्थिति ना मिल जाए तब तक के यह रेस्टिंग अवस्था में पड़े रहते हैं प्लांट के अंदर में। इसको हम इसलिए
क्या बोलते हैं इसको, रेस्टिंग स्टेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो टेलुटोस्पोर को अपन क्या जानते हैं, रेस्टिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। और इस टेलुटोस्पोर में 2 जर्मपोर पाए जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो टेलुटोस्पोर में 4 जर्मपोर मिलते हैं और टेलुटोस्पोर में 2 जर्मपोर पाए जाते हैं। उसके पश्चात जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, यह पूर्ण रूप से इफेक्ट दिखाता है, प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तत्पश्चात यह जो टेलुटोस्पोर है वह गेहूं के ठूठ में या उसके पेडिस्ट्रा जो रहते होंगे उसमें या जमीन पे आ जाते हैं और वह जर्मिनेशन करता है अपने जर्म ट्यूब के माध्यम से और क्या बनाता है, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अब अपन देखते हैं आगे बेसिडियोस्पोर्स स्टेज। तो अब क्या होता है कि ये जो टेलुटोस्पोर्स में जो बायोन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है यह दोनों फ्यूजन कर लेते हैं और फ्यूजन करके क्या बना लेते हैं, डिप्लॉयड टेलुटोस्पोर का निर्माण कर लेता है। अब ये डिप्लॉयड टेलुटोस्पोर्स 2 एक सेल के माध्यम से घिरे हुए रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं, ये डिप्लॉयड स्पोर और सेकेंड डिप्लॉयड स्पोर। और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो यह स्पोर क्या करता है, यहाँ से जहाँ इसका जर्म पोर होता है वहां से एक प्रवर्ध लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोमाइसीलियम या प्रोबेसिडियम के नाम से जानते हैं। इस तरह से प्रोमाइसीलियम, और इस प्रोमाइसीलियम के बनने के पश्चात फिर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वह डिप्लॉयड न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन होगा और रिडक्शनल डिवीजन होने से फिर 1 से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। और चारों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं और ये चारों पोस्ट में आके इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ से यह फिर एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेरिगमेटा। और इस स्टेरिगमेटा में इस तरह से 2 प्लस स्ट्रेन के और 2 माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जो बेसिडियोस्पोर बनता है, यह बेसिडियोस्पोर की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यह एक तरह से यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, माइन्यूट एंड हल्के साइज की स्ट्रक्चर वाली जो बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। या बेसिडियोस्पोर पुनः गेहूं की प्लांट पर इन्फेक्शन करने की क्षमता नहीं रखता है। अब यह कहां पर इन्फेक्शन करेगा, ये हैप्लॉइड फेज बन गया यहाँ पर। अब यह हैप्लॉइड फेज जो है सीधा हवा के माध्यम से उड़ करके पहुंचेगा कहाँ, बारबेरी के प्लांट में पहुंचेगा और बारबेरी के प्लांट को वह इन्फेक्ट करेगा। अदरवाइज अगर बारबेरी के प्लांट नहीं मिलते हैं तब क्या करेगा, ये बेसिडियोस्पोर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आगे यह रोग नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जैसे ही बारबेरी के प्लांट में पहुंचते हैं तो जैसे हम जानते हैं बारबेरी का प्लांट कैसे होते हैं, डाइकाट प्लांट होते हैं, है ना। और डाइकाट प्लांट होने से क्या होता है, इसका लीफ क्या होता है, डार्सी वेंट्रल लीफ होते हैं, क्लियर। तो जैसे ही यह प्लांट आएंगे तो इसके अपर सरफेस में इन्फेक्शन करेंगे। तो अपर सरफेस में पाइएगा क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सिस्टोमेटा, जिस भी माध्यम से वो टॉक्सिन पैदा करते हैं, फिर टॉक्सिन वगैरह, उसके द्वारा फिर क्या करता है, यह अपर सरफेस में इन्फेक्शन करता है और यह इसके इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच जाता है, कौन, बेसिडियोस्पोर। और लगातार वह डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के वही फिर हाइपी का फॉर्मेशन करेगा, हाइपी माइसीलियम में तब्दील होगा और यह एक माइसीलियम एक मेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिडियम का नाम से जानते हैं। या फ्लास्कनुमा स्ट्रक्चर बनता है और ये फ्लास्कनुमा संरचना ऊपर की ओर एक छोटी गर्दननुमा स्ट्रक्चर से खुलता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल। तो ऑस्टियोल के माध्यम से यह बाहर खुलता है। अब हम देखते हैं कि इस पेरिडियम में क्या होता है कि नीचे से जो हाइफी है उससे ओरिजिनेट होता है पेरिडियोफोर का या पिक्निडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। अब इस पिक्निडियोफोर में आगे चल करके इस पिक्निडियोफोर के ऊपर में बेसिपिटल सबस्टेशन में पिक्निडियोस्पोर्स या स्पर्मेसिया का फॉर्मेशन होता है। तो अपन इसको पिक्निडियोफोर में पिक्निडियोस्पोर का या स्पर्मेसियोफोर में स्पर्मेसिया का फॉर्मेशन होता है। और जैसे कि यह प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन 2 स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर से बनते हैं तो यह भी प्लस और माइनस स्ट्रेन के स्पर्मेसिया बन जाते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, यहाँ पर जो कुछ माइसीलियम्स जो हाइपी होते हैं वह फ्लेक्सियस हाइपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फ्लेक्सियस हाइपी यह भी 2 प्रकार की स्ट्रेन को दिखाते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रेन नेचर के होते हैं। फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात दोनों में स्पर्मेटाइजेशन की क्रिया होती है। फिर ये जो स्पर्मेसिया है, यह स्पर्मेसिया क्या करता है, रिसेप्टिव हाइपा के साथ जुड़ जाता है और इसमें स्पर्मेटाइजेशन की क्रिया होती है और आगे चल करके यह फिर क्या बना लेता है, बाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम जो बात कर रहे हैं पिक्निडियोस्पोर की बात कर रहे हैं,
यह पिक्निडियोस्पोर कहाँ बन रहा है? अपर सरफेस ऑफ लीफ में, ठीक है। अब जैसे ही अपर सरफेस ऑफ लीफ में इसका डेवलपमेंट होता है, तत्पश्चात फिर इसका दबाव बनता है, दबाव बन करके यही जो कप जो हमारा फ्लास्कनुमा स्ट्रक्चर है, यह क्या होता है? एक उल्टे कपनुमा स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। तो अब अपर सरफेस से लोअर सरफेस की ओर या डाउन हो जाएगा और एक उल्टे कपनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है, जिसको अपन बोलते हैं एसिडियल कप या एसिडियम कप का फॉर्मेशन करते हैं। एसिडियम कप में भी एसिडियोफोर का फॉर्मेशन होते हैं और इस एसिडियोफोर में यहाँ पर भी बेसिक पिटल इन सक्सेशन में कुछ हेक्सागोनल शेप के एसियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यह एसियोस्पोर्स मैंने बताया कि बेसिक पिटल सक्सेशन में लगे हुए होते हैं और यह कुछ डिसजक्टर सेल के माध्यम से आपस में यह जुड़े हुए रहते हैं। तो बाइकैरियोटिक माइसीलियम का यहाँ फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो हमारे स्पोर्स बनते हैं ये भी कैसे होते हैं? एसियोस्पोर्स होते हैं, वह भी बाइकैरियोटिक या बाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस तरह से बना हुआ एसियोस्पोर पुनः बारबेरी की प्लांट को रैप्चर करेगा, रैप्चर करके वह बाहर निकलेगा, बाहर निकल के हवा के माध्यम से पुनः गेहूं के खेतों की ओर वह अपना इन्फेक्शन प्रारंभ करता है। वहां पहुंच करके गेहूं की पत्तियों को फिर इन्फेक्शन करेगा और इन्फेक्शन करके वह पुनः डेवलपमेंट करके इरोडोस्पोर स्टेज का निर्माण करेगा। क्लियर? अगर यह एसिडियोस्पोर गेहूं की प्लांट में नहीं पहुंच पाएगा, अगर नहीं पहुंच पाएगा तब क्या होगा? वह भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे बेसिडियोस्पोर डिस्ट्रॉय होता है वैसे क्या होगा? एसियोस्पोर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो बाइन्यूक्लिएटेड लीफ में जो इन्फेक्शन होता है स्पोर का, इरोडोस्पोर बनता है, जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके क्या बनाता है? टेलिटोस्पोर बनाता है, टेलिटोस्पोर जर्मिनेशन करता है और उसके दौरान बनाता है वह बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। बेसिडियोस्पोर दो स्ट्रेन का होता है, प्लस स्ट्रेन का और माइनस स्ट्रेन का। यह बेसिडियोस्पोर अपने अल्टरनेट होस्ट बारबेरी में इन्फेक्शन करता है और बारबेरी में इन्फेक्शन करके अपर सरफेस में पिक्निडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है और उसकी जो लोअर सरफेस है वहां पर पहुंच करके यह एसियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इरोडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर 5 प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो अलग अलग होस्ट में अपने जीवन चक्र को पूर्ण करता है। और देखने को यह मिलता है कि इरोडोस्पोर में कितने जर्मपोर पाए जाते हैं? इरोडोस्पोर में 4, टेलिटोस्पोर में कितने मिलते हैं? 2 जर्मपोर। और जो हमारे एसिडियोस्पोर होते हैं यहाँ पर हमको 6 जर्मपोर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये पक्सिनिया की लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई और अगले फिर हम एक नए प्लांट लेकर के आपके बीच हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।